कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और इसके बाद हमने जाना था कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं यह कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम इस बेस पर बांटें तो रासायनिक अभिक्रिया को हम उसके फैक्टर अर्थात कारक के बेस पर कई प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, अपघटन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन एंड उदासीकरण अभिक्रिया। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एक रिएक्शन में हम देखेंगे कि ऊष्मा शोषी कौन है और एक ऊष्मा क्षेपी कौन है। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, किसे हम एंडोथर्मिक बोलेंगे, किसे एक्सोथर्मिक बोलेंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम दो रिएक्शन को डिटेल से देखेंगे, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। इसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं उनको देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखनी है वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं जब भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये एक होता है वर्ड इक्वेशन, मतलब हमारे पास में कुछ वर्ड होंगे उनसे हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब ये वर्ड इक्वेशन होता क्या है, कौन कौन से रूल हमें इसमें रखने पड़ते हैं याद, चलिए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखें ये वर्ड इक्वेशन इज ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन वर्ड रेदर देन केमिकल फार्मूला, मतलब जो वर्ड इक्वेशन होती है इसमें हमें वर्ड के फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को लिखना पड़ता है, ना कि केमिकल फार्मूला के फॉर्म में। इतना तो आपको समझ आ गया है, वर्ड के फॉर्म में हम लिखेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमें सिंबल का उपयोग नहीं करना है। जैसे हमें सोडियम लिखना है तो हम सोडियम का नाम ही लिख देंगे, ठीक है, सोडियम के सिंबल नहीं लिखेंगे कि इसका Na सिंबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। हम पिछली वीडियो में भी जान चुके हैं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, उसको हम एक बार और अभी डिटेल से समझ लेंगे, ठीक है। दूसरी बात याद रखिए, द नेम ऑफ रिएक्टेंट आर शो ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब आप जब भी रिएक्शन लिखेंगे आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है इस साइड आप लिखेंगे रिएक्टेंट का नाम, और जो राइट हैंड है इस साइड लिखेंगे आप प्रोडक्ट का नाम। मतलब आपने रिएक्ट किस किस के बीच कराया और प्रोडक्ट आपको क्या प्राप्त हुआ। अगर हम हिंदी में बात करें तो रिएक्टेंट को हम बोलते हैं अभिकारक, मतलब अभिक्रिया आप किसके साथ करा रहे हैं वो अभिकारक है, और अभिक्रिया के बाद क्या आपको प्राप्त हो रहा है वो उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट है। और अगली इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, अगर हमारे पास में एक से अधिक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मिल रहे हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हम प्लस साइन का उपयोग करेंगे। अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास में सोडियम प्लस क्लोरीन, ठीक है, सोडियम अलग था और क्लोरीन अलग था, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन का उपयोग किया, ठीक है। जब ये जो आपने बीच में एरो दिख रहे हैं, इस एरो का मतलब है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। अब ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तब बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। ये तो हो गया आपके पास में वर्ड इक्वेशन, मतलब कोई भी हम इक्वेशन अगर हमारे पास में रिएक्शन हो रही है उसकी इक्वेशन लिखना है तो हम उस वर्ड के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर हम इक्वेशन को देखते हैं तो वो हम देखते हैं सिम्बॉलिक फॉर्म में, ठीक है। सिम्बॉलिक फॉर्म में हम देखते हैं H2O या फिर किसी और की भी रिएक्शन हम देखते हैं सिम्बॉलिक फॉर्म में, देखते हैं कि उनके हम सिम्बॉल को यूज करते हैं। अब इस सिम्बॉल क्या होते हैं हम इसको भी डिटेल से समझते हैं कि सिम्बॉल ऑफ एलिमेंट एंड देयर वैलेंसी। हम सिम्बॉल को जानेंगे कि सिम्बॉल का उपयोग हम कैसे करेंगे और वैलेंसी का इसमें क्या योगदान होता है, मतलब संयोजकता इसमें क्या रोल करती है उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ए सिम्बॉल इज केमिकल कोड फॉर ए एलिमेंट, मतलब जो आपके पास में सिम्बॉल होगा वो एक कोड होगा आपके पास में कि आप एलिमेंट को कैसे लिख रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमको लिखना है क्लोरीन, ठीक है। अब मान के चलिए हम क्लोरीन लिखते तो ऐसा पूरा का पूरा हम वर्ड लिखते क्लोरीन का, लेकिन हमें केवल क्लोरीन लिखना है तो हम Cl लिख दें, ये हमारे पास में क्लोरीन होगा Cl, ठीक है। बाई चांस हमें क्रोमियम लिखना है तो हम क्रोमियम पूरा वर्ड ना लिखा है, इसका एक सिंबल लिख देंगे Cr। अब ये सिंबल हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये सिंबल आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाते हैं, जिसमें हमको 118 एलिमेंट मिलते हैं। इनके सभी के एक एक सिंबल होते हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात आ जाती है बैलेंसी क्या होती है, और बैलेंसी का हम इक्वेशन में क्या उपयोग कर सकते हैं। देखिए बैलेंसी अगर हम बात करें तो बैलेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं संयोजकता,
ठीक है। अब इसका मतलब होता है कोई भी अगर हमारे पास में एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इस सभी को जो उपयोग करता है वो है वैलेंसी। मतलब कोई भी अगर हमारे पास में एलिमेंट मिल रहा है वह कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है एक दूसरे से, ये सभी का डिसीजन लेती है वैलेंसी। जितनी भी उस तत्व की वैलेंसी होगी उतनी वह इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है या फिर संयोग कर सकता है। ठीक है। अब जैसे हम वैलेंसी के बारे में हमने पहले भी अलग से इसके बारे में बात की है, लेकिन अगर नहीं आई समझ में तो एक बार और करते हैं। जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास में आपको पता है कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। तो जो ऑक्सीजन होता है किसी भी तत्व से या तो 2 बार जोड़ सकता है, ठीक है, या फिर 2 अलग अलग तत्वों को एक साथ जोड़ सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमने एक और पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था कि सूत्र हम अर्थात जो फॉर्मूला होते हैं उसका निर्माण कैसे करते हैं, सूत्र का फॉर्मेशन कैसा होता है। जो सूत्र का फॉर्मेशन होता है वहाँ भी वैलेंसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे मान के चलिए हमें बनाना है वाटर का सूत्र, आपको पता है वाटर का सूत्र होता है H2O, ठीक है। अब ये H2O कैसे बन गया, तो इसमें हमने वैलेंसी पढ़ी थी। जैसे आपको पता होगा हमने 9th क्लास में पढ़ा है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। हमने बोला था जब भी ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या है, जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के नीचे जाएगी और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के नीचे जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में प्रोडक्ट बनता है HO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, वो हाइड्रोजन के पास आ गई और इसकी 1 आ गई। इसका 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने लिख दिया H2O। ठीक है। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट होंगे उसको हम लेफ्ट साइड लिखेंगे और जो प्रोडक्ट होंगे उसको हम राइट साइड लिखेंगे। अब इसको लिखते कैसे एक बार हम उसको देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी हमें वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में क्या है, वाटर है, यहाँ पे हमने मान रखा है हाइड्रोजन हमारे पास में, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब इन दोनों को हमने सेपरेट करने के लिए बीच में क्या कर दिया, प्लस चार्ज कर दिया। अब जो है एक बात और पता होगी, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में कभी नहीं पाया जाता, ये हमेशा 2 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हमेशा 2 के फॉर्म में पाया जाता है। अब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे ये, तो हम बना लेते हैं इसको H2O। अब जो H2O है ये हमारे पास में प्रोडक्ट है और जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है अलग अलग सेपरेट करेंगे, ये हमारे पास में रिएक्टेंट है। अब अगर आप बात यहाँ पे देखें, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, हमारे पास में 2 रिएक्टेंट हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इनको हमने लेफ्ट साइड रखा और जो प्रोडक्ट है उसको हमने राइट साइड लिखा। अगर हमारे पास में एक से अधिक रिएक्टेंट है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक से अधिक है, तो हमने इनको सेपरेट करने के लिए प्लस का चार्ज लिया और रिएक्शन शो हो रही है, रिएक्शन हो रही है, इसलिए हमने एरो का भी उपयोग कर लिया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे कौन कौन से टर्म हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। अगर आप बात करें केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नाउन एज ए केमिकल इक्वेशन। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, उनको अगर हम केमिकल फार्मूला के रूप में लिख दें, जैसा हमने अभी लिखा था, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन होती है, यहाँ पे भी कुछ टर्म्स होते हैं जो हम देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, आपने लिखा होगा हाइड्रोजन के यहाँ पे लिखा होगा S, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे लिखा होगा G, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को मोस्टली तो गैस फॉर्म में पाया जाता है, तो यहाँ पे G ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम इन दोनों का संयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास में लिखा है H2O और यहाँ पे लिखा होगा L। अब ये शॉर्ट फॉर्म में छोटे छोटे अक्षर में लिखा है, G है, L है, या फिर कहीं कहीं S भी लिखा होता है, कहीं कहीं AQ भी लिखा। तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं कुछ टर्म जो शो करते हैं कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस फॉर्म है या फिर गैस फॉर्म में। अब इस क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, इसको तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और एक होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय घोल, और जलीय घोल का मतलब होता है कोई भी आपके पास में प्रोडक्ट है, मान के चलिए हमारे पास में HCl है, ठीक है,
HCl हमारे पास में है, ये हमारे पास में क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम लिक्विड फॉर्म है इसमें वाटर और मिला दें, H2O के साथ में इसकी क्रिया कर दें, और जो हमारे पास में प्रोडक्ट HCl फिर से प्राप्त होगा, अब ये क्या है, कॉन्सेंट्रेट प्राप्त होगा, ठीक है, पानी की मात्रा होगी इसमें, तो इसी को बोल देंगे हम एक्वस फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा होता है एक्वस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो हम देखने वाले हैं मेन तौर पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब भी दो चीज़ एक साथ मिल जाती हैं हम बोलते हैं कंबाइन हो गए हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है, यहाँ पे हम देखेंगे जो रिएक्टेंट होता है मोर देन 1 होंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट मोर देन 1 होंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो केवल 1 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन occur when 2 or more element and compound known as a reactant react with each other and unit to produce a single chemical known as a product। अगर हम हिंदी में बात करें तो अभिकारक 2 या 2 से अधिक होंगे तथा आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बनाएंगे। इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया को हम समझने के लिए उदाहरण एक छोटा सा देख लेते हैं एनिमेशन की सहायता से। देखिए कॉम्बिनेशन का उदाहरण देखने के लिए हम एक छोटे से मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आप सभी ने सैंडविच तो खाई होगी, अब हम वही सैंडविच बनाकर देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आकर सैंडविच में होती कैसे। वैसे हमें ये लिखना नहीं है, केवल हम समझने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि आपने जब भी सैंडविच खाई होगी आपको पता होगा कि सैंडविच में ये क्या हमारे पास में ब्रेड है, ब्रेड की संख्या 2 होगी, ये हमारे पास में चीज़ है, चीज़ को हम बीच में लेंगे, ठीक है। अब सैंडविच कैसे बनता है, सैंडविच बनता है 2 ब्रेड के बीच में हम सैंडविच या आलू वगैरह को रख देते हैं, हमारे पास में सैंडविच तैयार हो जाता है। तो मान के चलिए हमारे पास में क्या है, सैंडविच है। अब यहाँ पे हम इसको ले रहे हैं एक हमारे पास में ब्रेड है, एक हमने ब्रेड को लिया और एक हमने चीज़ को लिया। आप देख रहे हैं क्या कोई प्रोडक्ट बना, नहीं बना, क्योंकि हमारे पास में क्वांटिटी जो है वह ब्रेड की कम है। अगर हम यहाँ पे एक और ब्रेड को बढ़ा दें तो यहाँ पे हमारे पास में एक प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं चीज़, और सॉरी 2 ब्रेड और एक चीज़ से मिलकर हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको भी बोलते हैं हम सैंडविच। अगर हमारे पास में मान के चलिए हम यहाँ पे ब्रेड की संख्या एक और बढ़ा लेते हैं, हमारे पास में ब्रेड की संख्या हो गई 4 और चीज़ की संख्या हो गई 2, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना हो जाएगी, संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा और उदाहरण हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। अभी हमने इसको समझा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। अब अगर यहाँ पे देखिए बैलेंस ही नहीं है, अगर हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लेते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं, किसके, वाटर के। ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बाकी अगर हम और उदाहरण से समझना चाहें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए हमारे पास में नाइट्रोजन है, ठीक है, N2 प्लस ये हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट करेगा, इजिकल टू बनाएगा NH3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और NH3 कैसे बना रहा है, तो आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी होती है, 3, और हाइड्रोजन की बैलेंस कितनी होती है, 1। अब हमने बोला जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे, ये दोनों मान के चलिए प्रोडक्ट बना रहे हैं N और H, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन की जो बैलेंस है वो नाइट्रोजन के पास आ जाएगी और जो नाइट्रोजन की बैलेंस है वो हाइड्रोजन के पास आ जाएगी, तो ये बना लेंगे N1H3। अब 1 का कोई भी मूल्य नहीं होता है तो हम इसको छोड़ देंगे और ये बना लेता है NH3। अब क्या ये कम्बाइनेशन करने मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके जुड़ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दूसरी बात करते हैं हम डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। जैसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है इसके अपोजिट ही होती है डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन का मतलब ही होता है 2 भागों में टूट जाना या विघटन अभिक्रिया, 2 भागों में जो टूट रही है। अभी हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन था, यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन था, ये दोनों ही कंबाइन करके H2O बना रहे थे, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट थे जो थे वह मोर देन 1 थे और प्रोडक्ट केवल 1 था। अब यहाँ पे हमारे पास में अगर हम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात अपघटन अभिक्रिया की बात करेंगे तो इसकी रिवर्सिबल अभिक्रिया हो जाएगी। हमारे पास में जो प्रोडक्ट होंगे वो मोर देन 1 हो जाएंगे और जो रिएक्टेंट होंगे वो केवल 1 होगा। जैसे हम मान के चलिए हमारे पास में यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप ये देखें हमारे पास में एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें आप जो वाइट वाइट देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन है, और जो आपको रेड दिख रहा है इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन है। अब इन दोनों का बना नहीं अच्छे से, तो ये बोला कि हमें अलग होना है, तो ये क्या करेंगे, दोनों ही अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, इसे हम बोलते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं एक छोटे से उदाहरण की तरह। एक मिनट, ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलिए आपके पास में, एक मिनट, ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को हम एक छोटी से एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। ठीक है, मान के चलिए एक लड़का है, ठीक है, ये, ठीक है, और एक अलग से लड़की है, ये, ठीक है, ये जो दोनों लोग हैं, इन लोगों ने, इसके पास 50 रुपये थे और इसके पास 50 रुपये थे। ठीक है, इन दोनों के पास 50-50 रुपये थे। ठीक है, तो इन दोनों को बोला कि चलो हम साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं। तो इन दोनों के पास टोटल हो गए 100 रुपये और इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, मान के चलिए इन्होंने 10 चॉकलेट खरीद ली 10-10 रुपये की। ठीक है, बोले टू कर देते कि हमारे पास में 10 चॉकलेट खरीद ली। अब मान के चलो इन्होंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो इन्होंने वो क्या किया, कॉम्बिनेशन कर लिया कि 50 तुम है 50 हम हैं, दोनों ने बिजनेस शुरू कर दिया 100 रुपये से। ठीक है, अब बाई चांस कुछ बात आ जाती है कि इसको कोई भर दे या इसको कोई भर दे, इनको अब बिजनेस साथ नहीं करना, तो ये क्या बोलेंगे कि भाई बिजनेस हमें आपके साथ में नहीं करना है, तो क्या किया जाए, आप एक काम करो, हमारे पास में टोटल 10 चॉकलेट हैं, तो 5 आप रख लो और 5 हम रख लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों ने सेपरेट फिर से कर लिया। अब ये 5 बेच के 50 अपने वापस लेगा, ये 5 बेच के अपने 50 वापस ले लेगा। तो यहाँ से क्या है, सेपरेशन इन्हें वापस से कर लिया, पहले कॉम्बिनेशन किया फिर डीकॉम्बिनेशन कर दिया, मतलब पहले संयोग किया और फिर अलग हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में जो भी रिएक्शन बची हैं उसको भी हम अच्छे एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।